एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में जो 6 to 8 के लिए है। ठीक है, और ये हमारा 2.5 घंटे का है जो 6 फरवरी 2023 को ये हुआ था। हमारा 31 क्वेश्चन है कि हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेष अधिकारित लोगों को सम्मिलित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय ले। यह यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस इंश्योर दैट गवर्नमेंट सिस्टम डज नॉट इन्वॉल्व ओनली अ फ्यू privileged people making decisions for everyone. There are different level of government which derive their authority from the constitution. तो इसमें है कि ये भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषता की व्याख्या करता है। दिस एक्सप्लेन्स द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ऑप्शन ए है फेडरलिज्म संघवाद, ऑप्शन बी है सेपरेशन पावर शक्तियों का बंटवारा, ऑप्शन सी है सेक्युलरिज्म धर्मनिरपेक्षता और ऑप्शन डी है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट संसदीय शासन। तो जो विशेषता बताई गई थी ये करती है संघवाद की यानी कि फेडरलिज्म की। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी है कि हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेषीकृत लोगों को सम्मिलित नहीं करती जो सभी के लिए निर्णय ले। ये सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार को प्राप्त करते हैं। यह भारतीय संविधान के संघवाद विशेषता की व्याख्या करता है जो कि संघवाद यानी कि फेडरलिज्म मूल रूप से एक देश सरकार प्रणाली ड्यूल गवर्नमेंटल सिस्टम है जिसमें एक केंद्र और कई राज्य शामिल होते हैं। संघवाद संविधान की मूल संरचना के स्तंभों में से एक होता है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने SR बॉम्बई बनाम भारत संघ मामले में दोहराया था कि जो राज्य है वो संघ के महज उपांग नहीं है और संघ को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों की शक्तियों को कुचला नहीं जाएगा। संघीय सिद्धांतकार केशव वेयर के अनुसार भारतीय संविधान की प्रकृति अर्ध संघीय यानी कि क्वासी फेडरल है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंट्स द कंडीशन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स टू एन इंडियन सिटी। पहला है कि बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है जिससे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है। बाबू owns a पक्का शॉप in the main market of the town which gives him income throughout the year। दूसरा है, सेकेंड है कि राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। राजन sells his wares from a cart during the day and on which he sleeps at night। नेक्स्ट है, जॉय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलता है। जॉय स्टार्ट्स अ शोरूम इन अ न्यू मॉल टू सेल ब्रांडेड वियर। और चौथा है कि बीड़ा एक अनधिकृत बस्ती में एक दंत चिकित्सालय चलाती है। वीना हैज ए डेंटल क्लिनिक इज एन अनऑथराइज्ड कॉलोनी। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी कि राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। एक्सप्लेनेशन भी है कि राजन एक ठेले पर दिन में सामान को बेचता है और रात होने पर उसी में सो जाता है। यह स्थिति भारत के एक शहर में आए जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनके बारे में बताती है। सबसे करीब व्यवस्था यही होती है जो दर्शाती है अपने मूल निवास स्थान से दूर आंतरिक अथवा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पार लोगों की आवाजाही को प्रवासन कहते हैं। मतलब इस व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है उसे हम कहते हैं प्रवासन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 में जो प्रवासी श्रमिक होते हैं उनको नियुक्त करने वाले सभी प्रतिष्ठानों तक पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट है, दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पुटिंग आउट सिस्टम। ऑप्शन ए है कि यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। इट इज़
prevalent in most of the big industries in India. ऑप्शन बी है, इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। इन दिस सिस्टम मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तीसरा है कि इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं। इन दिस सिस्टम क्राफ्ट्समैन मोस्टली वर्क एट देयर होम और एट वर्कशॉप। तो ऑप्शन ए है ओनली बी इज ट्रू, केवल बी सही है। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी है कि बोथ बी एंड सी आर ट्रू, बी और सी दोनों सही हैं। ऑप्शन डी है ऑल बी एंड सी आर ट्रू, यानी कि और बी सी सारे सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ए एंड सी आर ट्रू, यानी कि बी और सी सही हैं। एक्सप्लेनेशन है, दादन व्यवस्था में बुनकरों और व्यापारियों के बीच एक तादात्म्य संबंध स्थापित होता है, जिसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। यह दादन व्यवस्था भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बुनाई उद्योगों में प्रचलित होती है। इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में कार्य करते हैं, इसलिए बी और सी सही है। हमारा क्या व्यवस्था कि दादन व्यवस्था बे होती है, जिसमें बुनकर और व्यापारी क्या होते हैं, उनके बीच में एक संबंध स्थापित होती है। इसमें व्यापारी जो है वो कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है, और ये दादन व्यवस्था भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बुनाई उद्योगों में प्रचलित होती है। नेक्स्ट है, द किलिंग ऑफ हेक्टर Peterson by the police in the wake of a protest in an episode associated with which of the following historical struggle। यानी कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा जो हेक्टर था पीटरसन, उसकी हत्या की घटना हो गई थी, किस ऐतिहासिक संघर्ष से ये जुड़ी है। पहली है कि अमेरिका में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष हुआ था, स्ट्रगल अगेंस्ट का। ऑप्शन भी है कि नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ संघर्ष हुआ था, स्ट्रगलिंग अगेंस्ट मोनाचरी इन नेपाल। थर्ड है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष, स्ट्रगलिंग अगेंस्ट अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। और चौथा है कि अल्जीरिया में उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष, स्ट्रगलिंग अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन इन अल्जीरिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष। एक्सप्लेनेशन से कि एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद नीति है उसके खिलाफ संघर्ष से जुड़ी है। रंगभेद प्रणाली ने लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर विभाजित करने का कार्य किया था, और इस रंगभेद प्रणाली के कारण ही जो आश्रित लोग हों तो उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया था। रंगबंद व्यवस्था ने उपनिवेशवाद और जातिवाद के चरम को दर्शाया था। रंगभेद के खिलाफ ही लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका ने आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त की थी और एक नए संविधान का निर्माण कर रंगभेद पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस संविधान को सब अधिकार मिल गए थे नवनिर्मित संविधान से, ठीक है, सबको समान अधिकार मिल गए। नेक्स्ट है, द हिंदू सेसेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इज अ स्टेप टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के द्वारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण है लैंगिक समानता की ओर एक कदम है। ऑप्शन ए है कि यह बेटियों को विवाह के बाद भी प्रत्येक कुल नाम रखने का अधिकार देता है। इट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ डॉटर टू रिटेन देयर फादर्स सरनेम अपॉन गेटिंग मैरिड। ऑप्शन भी है, ये बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। इट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ डॉटर्स टू फादर्स प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी है कि यह सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकारी मानता है। इट रिकॉग्नाइजेज द एल्डेस्ट चाइल्ड वेदर मेल और फीमेल टू बी द फादर सक्सेसर। ऑप्शन डी है, यह केवल गैर विवाहित बेटियों के पिता की जमीन का अधिकार मानता है। इट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ ओनली अनमैरिड डॉटर टू फादर्स लैंड्स। सेंस हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। से कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 के अनुसार ये बेटियों की
पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 क्या कहता है कि जो बेटियां होती हैं उनकी पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। सितंबर 2005 में 1956 के अधिनियम में संशोधन के बाद से वर्ष 2005 से महिलाओं को संपत्ति विभाजन के लिए शेहदायिक के रूप में मान्यता दी गई है और इस अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया ताकि एक शेहदायक की पुत्री को भी जन्म से शेहदायक बनाया जा सके तथा लैंगिक समानता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। पहले क्या होता था कि लड़कियों का संपत्ति में अधिकार होने के बावजूद उन्हें नहीं मिलता था, लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 आया जिसने ये सम्मान दिया कि जो बेटियां होती हैं वो भी पिता की ही होती हैं और बेटे भी पिता के ही होते हैं। जब बेटों का अधिकार है तो बेटियों का क्यों नहीं, इसीलिए बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाया गया और सितंबर 2005 में 1956 के अधिनियम में संशोधन के बाद महिलाओं को संपत्ति विभाजन के लिए शेहदायिक के रूप में भी मान्यता दी गई। नेक्स्ट है कि भारतीय देश के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और अब 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट भी है। तो इंडियंस सेलिब्रेट रिपब्लिक डे इन ऑर्डर टू मार्क्स डेज, यानी हम क्यों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, किसको याद करने के लिए। पहला है भारत के पहले चुनाव यानी इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन को याद करने के लिए, नहीं हम आम चुनाव को याद करने के लिए क्यों मनाएंगे गणतंत्र दिवस। दूसरा है भारत की स्वतंत्रता इंडियाज इंडिपेंडेंस। तीसरा है संविधान के लागू होने यानी इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और चौथा है संविधान के लेखन पूरा होने कंप्लीशन ऑफ द राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान के लागू होने इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि भारतीय संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है। भारतीय संविधान की जो मूल संरचना है भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को औपचारिक रूप से अंगीकृत किया गया था, लेकिन यह 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। पूछ लेता है कि जो हमारा भारत का संविधान है अंगीकृत कब किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, शब्दों पर ध्यान रखना, अंगीकृत और पूर्ण रूप से लागू, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, किसी न किसी देश के जो हैं वो अतिथि बुलाए जाएंगे, तो करंट अफेयर्स के साथ भी अपडेट रहिए, हम डेली कराते हैं इसी चैनल पे, तो जुड़े रहिए और होम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर सारी अपडेट्स हम आपको देते हैं। साथ ही अब आपकी सीटेट के जो इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है वो भी लेकर आएंगे, जिससे आपको पता चल सके कि एग्जाम में आप किस तरह का करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया गया है, मतलब बंदी बनाया गया है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती है। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा। यानी कि ये है कि एक लड़की है, उसने क्या कर ली है, जहाँ वो वर्क करती है वहीं चोरी की है, तो उसे पकड़ लिया गया, लेकिन उसके आर्थिक स्थिति यानी कि उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है कि वो अपने लिए एक वकील भी हायर कर पाए। तो इसके लिए हमारी भारत सरकार है वो, तो इसके लिए हमारा भारतीय संविधान है उसे वकील प्रदान करेगा, लेकिन किस अनुच्छेद के द्वारा करेगा ये बताओ। तो हमारा ऑप्शन ए है आर्टिकल 38 यानी अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी है आर्टिकल 39A अनुच्छेद 39 है, ऑप्शन सी है आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी है आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 39A यानी कि आर्टिकल 39A। ये वकील को प्रतिनिधित्व देता है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार हमें वकील प्रदान करता है। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि भारत के संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP यानी
डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शामिल है। यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। दिए गए प्रश्न में भी राम्या के ऊपर जो झूठा आरोप लगा है सही साबित करने है तो आर्टिकल 39A के तहत राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा, यानी कि जो वो है वो 39A के तहत वकील रख सकती है। ठीक है, तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछेगा। पहला है कि भारत के संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है, तो भाग 4 में है। आर्टिकल कब से कब तक है, तो 36 से 51 तक है। डीपीएसपी एंड डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से संविधान संशोधन द्वारा 42वें 1976 में आर्टिकल 39 में कहा गया है कि गरीबों को निःशुल्क क्या दी जाएगी, कानूनी सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रीड द असर्शन ए एंड रीजनिंग आर एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। पहला है ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं। द डिसीजंस मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। सेकेंड है भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। तो हमारा पहला है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ये और दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए तो सही है लेकिन आर नहीं, गलत है। चौथा है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए गलत है परंतु आर सही है। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ये और दोनों सही भी हैं और आर ए की सही व्याख्या करता भी है। यानी कि जो ऊपरी न्यायालय के फैसले हैं वो नीचे की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं, यानी कि जो हायर कोर्ट हमारा डिसीजन ले लेती है वो लोअर कोर्ट जरूर मानती है। और भारत के पास कैसी न्यायिक व्यवस्था है, एकीकृत, कहती है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं और हमारी व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है। एक्सप्लेनेशन भी है कि ऊपरी न्यायालय के जो भी फैसले होते हैं वह नीचे की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है और इसकी एकल तथा एकीकृत न्यायिक प्रणाली होती है जिसकी त्रिस्तरीय संरचना है, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अतः स्पष्ट है कि और दोनों सही और सही व्याख्या कर रहा है। कई सारे इसमें से इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे बड़ा होता है, देश का शीर्ष न्यायालय होता है। ठीक है, भारत एक संघीय राज्य होता है और इसकी त्रिस्तरीय संरचना होती है। कौन कौन सी होती है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय यानी कि लोअर कोर्ट। ठीक है, हमारे एक्सप्लेनेशन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ए बी एंड सी, यानी निम्नलिखित कथन ए बी और सी पर विचार करना है। पहला है तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। तवा मत्स्य संघ वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट बिल्डिंग द तवा डैम। ऑप्शन तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वहन के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। तवा मत्स्य संघ वाज फॉर्म्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट dwellers of मध्य प्रदेश टू कंटिन्यू फिशिंग एट डैम फॉर देयर लाइवलीहुड। थर्ड कह रहा है कि तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। तवा मत्स्य संघ प्रोवाइड्स लोन टू द फिश वर्कर्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है ओनली ए इज ट्रू, केवल ए सही है। ऑप्शन बी है ओनली ए एंड बी आर ट्रू, केवल ए और बी सही है। ऑप्शन सी है ओनली बी एंड सी आर ट्रू, यानी केवल बी और सी सही है। ऑप्शन डी है ऑल ए बी सी आर ट्रू, सभी ए और बी सी सही हैं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली बी एंड सी आर ट्रू, केवल बी और सी सही है। एक्सप्लेनेशन से 1996 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ से विस्थापितों को ही दिया जाएगा। तत्कालीन सरकार ने तवा मत्स्य संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा यानी कि जो लीज है वो देना स्वीकार किया और इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ था। तवा मत्स्य संघ
मछुआरों को ऋण की व्यवस्था भी करता है देने की। इस तरह से बी और सी सही हैं। इसमें से आप क्या याद कर सकते हैं कि 1990 ईस्वी में मध्य प्रदेश सरकार ने जो तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार दिया था। तो कब दिया था? 1996 में दिया था। कहाँ से दिया था? तवा बांध के जलाशय से। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। साथ ही जो 5 वर्ष का पट्टा यानी कि लीज ये भी देना स्वीकार किया गया था। और 2 जनवरी 1997 को इस क्षेत्र में 33 लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ था। ठीक है, तो याद रखना मध्य प्रदेश में है तवा बांध। नेक्स्ट है कि जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़ें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्राइबल लैंग्वेज। ऑप्शन ए है संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। संथाली हैज सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ पब्लिकेशन इंक्लूडिंग मैगजीन एट द इंटरनेट। सेकेंड है कि जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। ट्राइबल लैंग्वेज आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम एंड पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है ओनली ए इज ट्रू, केवल ए सही है। ऑप्शन बी है ओनली बी इज ट्रू, केवल बी सही है। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। और चौथा है कि नाइदर ए नॉर बी इज ट्रू, यानी ना तो ए और ना ही बी सही है। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि वर्ष 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा जो संथाली भाषा थी उसको भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली भाषाओं के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया। 8वीं अनुसूची में से शामिल करने का अर्थ था कि जो भारत सरकार है वो संथाली भाषा के विकास के लिए प्रतिबद्ध थी। संथाली भाषा का इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में संथाली बोलने वाले 70 लाख से अधिक लोग हैं। जनजातीय भाषाएं संभवतः पुरानी और संस्कृत से बिल्कुल अलग होती हैं। इस प्रकार से संदर्भों के संदर्भ में ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, याद रखना 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 8वीं अनुसूची में इन्हें शामिल करने का मत था कि संथाली भाषा के विकास के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार। साथ ही 2011 की जनगणना के अनुसार 70 लाख से अधिक लोग संथाली बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द फॉलोइंग कॉलम, यानी कि हमें कॉलम ए को बी से मिलाना है। तो हमारा स्तंभ ए का मिलान करना है स्तंभों का। कॉलम एक्स सामाजिक विज्ञान के अधिगम के ये तरीके हैं, लेकिन कॉलम बाई में विवेचन यानी कि अर्थ है। तो मिलान करो। व्यवहारवादी समकालिक ज्ञान में सहायता करना, रचनावादी सीमित कौशल और तथ्यों का सच्चे, बहुविषय उपागम विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं और अंतर विषय उपागम यानी अधिगम करता केंद्रित और प्रासंगिक। तो किसका किसके साथ मिलान होगा? ऑप्शन ए है हमारा, फर्स्ट का 4 है, सेकेंड का फर्स्ट है। तो हमारा सही आंसर ही आपको बता दें, तो जिसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी कि ए का सेकेंड वाले के साथ मिलान होगा। व्यवहारवादी जो होगा सीमित कौशल और तथ्यों का संचय, इसमें क्या होगा? व्यवहारवादी में सीमित कौशल और तथ्यों का संचय। वहीं बी वाले का 4 होगा, यानी रचनावादी होगा अधिगमकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक। सी वाले का 3rd होगा, बहुविषय उपागम होता है, विषय हमेशा कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और डी का 1st यानी कि जो अंतर विषय उपागम होता है वो समकालीन ज्ञान में सहायता करता है। ठीक है, तो व्यवहारवादी होता है सीमित कौशल और तथ्यों का संचय, रचनावादी होता है अधिगम केंद्रित और प्रासंगिक, बहुविषय उपागम होता है, विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं, और अंतर विषय उपागम होता है समकालीन ज्ञान में सहायता करना। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि सही सुमेलन इस प्रकार है। व्यवहारवादी सीमित कौशल और तथ्यों का संचय, रचनावादी अधिगमकर्ता पे केंद्रित होती है और प्रासंगिक होती है, बहुविषय उपागम विषय हमेशा इसमें स्वतंत्र होते हैं, और अंतर विषय उपागम होता है समकालीन ज्ञान में क्या करना? सहायता करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म साइट इन हिस्ट्री, यानी कि निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जो इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? यह स्थान जहाँ पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता है। अ प्लेस वेयर स्टोर
टूल्स वर मैन्युफैक्चर्ड और दूसरा है वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों। अ प्लेस वेयर द रिमाइंस ऑफ थिंग्स लाइक टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स इटीसी वर फाउंड। ऑप्शन सी है वह स्थान जहाँ खेटक खाक संग्रह रहते हैं। अ प्लेस वेयर हंटर गैदर्स यूज्ड टू लिव। और चौथा है वह स्थान जहाँ प्राचीन इंजीनियरिंग कार्यों के अवशेष मिले हों। अ प्लेस वेयर रिमाइंस ऑफ एंशिएंट इंजीनियर वर्क्स वर फाउंड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के क्या मिले हों, अवशेष मिले हों। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों। ये तथ्य इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्राचीन इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इसको 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पूरी तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों से हमें पता चलता है क्योंकि इस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। तो आपसे पूछेगा कि कौन से इतिहास का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, वो है हमारे प्रागैतिहासिक काल का। कैसे पता चला है? पुरातात्विक साक्ष्यों से। कितने होते हैं पालों में बांटा गया है? प्रागैतिहासिक में, आद्य ऐतिहासिक में और ऐतिहासिक में। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी? अ टीचर्स वांट टू डिस्कस अबाउट द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी विद हर स्टूडेंट। व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी? तो ऑप्शन ए है कि अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चार्ट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज। ऑप्शन बी है अल्पसंख्यकों के रोजगार पर एनएसएस डाटा ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। तीसरा है एक फीचर फिल्म जिसमें एक अल्पसंख्यक किरदार हैं, अ फीचर फिल्म हैविंग अ माइनॉरिटी कैरेक्टर। और ऑप्शन डी है कि अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण, अ प्रेजेंटेशन ऑन पीपल्स डेली एक्टिविटीज इन अ माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑन पीपल्स डेली एक्टिविटी इन अ माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया। हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण एक अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होती है जिस पर शिक्षिका विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। भारतीय संविधान में भी अल्पसंख्यक वर्गों के संबंध में चर्चा की गई है, जैसे कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। 29 में है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना, उन्हें सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित हैं। वहीं 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार भी प्रदान किया गया है। दोनों आर्टिकल याद रखना, पूछ लेगा आर्टिकल 29, 30। 29 में उनके अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और सुरक्षा, और 30 में है इनके शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार। नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट टू इशूज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दों से परिचित कराने के लिए हम कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? पहला है अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे हैं, अशोकास पिलर इनस्क्रिप्शंस। ऑप्शन बी है आरक्षण नीति पर लेख, टेस्ट ऑन रिजर्वेशन पॉलिसी। थर्ड है मानवाधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत, नरेटिव्स ऑफ बी आर अम्बेडकर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। तो देखो सबसे अच्छा यही था कि बी आर अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि बी आर अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत का प्रयोग हम प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति पर आधारित भेदभाव के मुद्दों से परिचित कराने के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। अम्बेडकर ने जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा का विनाश नामक पुस्तक लिखी थी।
नेक्स्ट है कि एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री के इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। यानी कि हिस्ट्री टीचर वांट्स टू टीच राइज ऑफ मौर्य एम्पायर टू हर स्टूडेंट वाइच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड शुड सी यूज। ऑप्शन ए तुलनात्मक समय रेखा कॉम्परेटिव टाइमलाइन। ऑप्शन बी है रेखा आलेख लाइन ग्राफ। ऑप्शन सी है प्रगतिशील समय रेखा प्रोग्रेसिव टाइमलाइन। ऑप्शन डी है दंड आलेख यानी कि वार ग्राफ। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारी एसएसटी की क्या आ गई है, पेडागोजी आ गई है। तो एसएसटी की पेडागोजी क्वेश्चन है जिससे हमारा से आंसर जाएगा प्रगतिशील समय रेखा यानी कि प्रोग्रेसिव टाइमलाइन। एक्सप्लेनेशन भी है कि एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है, तो इसके लिए उसे प्रगतिशील समय रेखा प्रोग्रेसिव टाइमलाइन शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। प्रगतिशील समय रेखा होती है ये भारत के इतिहास की समय रेखा होती है जिससे भारत और इसके पूर्ववर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण जो कानूनी और क्षेत्रीय परिवर्तन है और राजनीतिक घटनाएं होती हैं ये शामिल होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि प्रगतिशील समय रेखा क्या होती है। ये वे समय रेखा होती है जिसमें भारत और इसके पूर्ववर्ती राज्यों में महत्वपूर्ण कानूनी क्षेत्रीय परिवर्तन राजनीतिक घटनाएं शामिल हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एसएसटी का प्रीवियस ईयर का पेपर जैसा आप होता है वैसे सेम करवाया है, कोई भी इधर उधर हमने नहीं किया है, जिससे आपको आइडिया मिले कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 6 to 8 का है, 2.5 घंटे का है, 6/2/2023 को हुआ था। सबसे पहले तो हमें होम एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिससे क्या हो सके कि कोई भी अपडेट आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड सीटेट की कैसे होगा कब होगा वो आपको पता चल सके। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि होम एजुकेशन के नाम से अगर हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लेंगे तो 15 क्वेश्चंस की या 30 क्वेश्चंस की हम क्यूज लेकर आएंगे, जिससे आपको पता चलेगा सीटेट की हिंदी, सीडीपी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसमें आप देखो, इसमें तो आप पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन है और उसमें पता चलेगा कि आप उन क्वेश्चंसों को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। इसलिए हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर चैनल। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, तो अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएंगे। थैंक यू।